नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में एक तरफ जहां बीजेपी में अब तक सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अंतर्कलह की कुलाई अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तक एक दूसरे पर आरोप की बौछार कर रहे हैं। इसी बीच हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की मनगढ़ंत बात गढ़कर उन्हें मुस्लिम परस्त साबित करने वाली ताकतें अब उनकी विधायक पुत्री अनुपमा रावत की राजनीति पर भी ग्रहण लगाने के लिए झूठ का सहारा ले रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने ही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को संगठनात्मक कमजोरी के कारण हार का मुंह देखना पड़ा है। उधर कांग्रेस नेता नवप्रभात का बयान भी सामने आया। प्रभात ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहीं कहीं पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने बीजेपी उम्मीदवारों की मदद की है, लेकिन बात यही हार पर खत्म नहीं होती है। अभी उत्तराखंड कांग्रेस में लड़ाई और बढ़ने वाली है, जब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दावेदार सामने आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को गोदियाल के इस्तीफे के बाद ज्यादा दिन तक खाली नहीं रख सकती है और इसीलिए यहां पर एक बार फिर से कलह बढ़ सकती है। राज्य में कांग्रेस मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन में गढ़वाल कुमाऊं के साथ जातीय समीकरणों को साध कर ही आगे बढ़ी है। इस बार ये देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी कांग्रेस इन बातों का ध्यान रखेगी या नहीं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर धड़ों में तलवारें खींच गई थी। पूरे चुनाव में पार्टी नेताओं ने एकता दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन भीतर गुटबाजी की खिचड़ी पकती रही। नतीजा हार के रूप में सामने आया। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में सीएम पद के चेहरे पर मंथन जारी है। बीजेपी नेतृत्व ने बुधवार को अचानक कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत को दिल्ली बुला लिया है। उनके दिल्ली रवाना होने से ही सियासी हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सियासी गलियारों में भी पहले ही 80 के दशक वाले विधायक को सीएम बनाए जाने की बात चल रही थी। अब अचानक भगत को दिल्ली बुलाए जाने से इसे और बल मिल रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती हैं और अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने खटीमा विधायक और सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अपनी सीट से हार गए हैं और तब से ही नए सीएम को लेकर तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। चलिए, तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर्कलह लगातार जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी में नए सीएम के लिए मंथन जारी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। इसी के साथ रविंद्र कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से और दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले नेगी साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी और जरा समझा दीजिए कि आखिर अब कांग्रेस में चल क्या रहा है। सिर्फ उत्तराखंड की बात अगर ना करें तो हर जगह कांग्रेस में हाल तो यही देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड का जिक्र भी अगर कर ले तो उत्तराखंड में कांग्रेस का बिल्कुल बुरा हाल आप कह सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप, वो भी अपने ही नेताओं पर। नेगी जी, नेगी जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनको संपर्क करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी रविंद्र कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है जी? नए सीएम को लेकर लगातार जो मंथन जारी है, जो एक लगातार होड़ मची हुई है नए सीएम को लेकर, उसमें आज की जो तस्वीरें हमने देखी वो भी काफी भावुक करने वाली तस्वीरें खटीमा से सामने आई। जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा में तो उनके समर्थक उनके गले लगकर रोने लगे। वो तस्वीरें भी देखी आज। जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जैसा कि आपने कहा कि खटीमा की जनता किस कदर जो है भावुक हो गई,
अपने नेता को देख के, तो वाकई में ये एक भावुक पल होता है कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है एक अभिभावक की तरह किस तरह जो है उत्तराखंड के राज्य में कार्य किए हैं, उस काम को आगे लेते हुए जिस तरह से पार्टी ने कार्य किया, उसका ये परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर 2022 में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खटीमा की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि उनसे ये चूक हो गई है कि इतने लोकप्रिय नेता को के साथ हमारा ये जो निर्णय हमने किया है, ये कहीं ना कहीं शायद गलत है। जी, अब आ रही है जी, आप अपनी बात पूरी करें रविंद्र जी। जी, और जहां तक आपने कहा कि नए मुख्यमंत्री की क्या, कौन होगा, कब होगा, तो ये 19 तारीख को, आज कल होली का त्योहार फाग होने के बाद 19 तारीख को हमारी पार्लियामेंट कमेटी की बैठक है, जिसमें नेता विधायक दल चुना जाएगा और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, ये मुझे लगता है 19 तारीख की शाम तक या 20 तारीख की सुबह तक ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस राज्य का नया मुख्यमंत्री, जो जिसे हम मुख्यमंत्री ना कहते हुए ये कहे कि प्रधान सेवक, उत्तराखंड का प्रधान सेवक जो है 19 या 20 तारीख को लगभग फाइनल हो जाएगा। ठीक है, 19 से 20 तारीख को नए सीएम जिसे प्रधान सेवक का नाम दिया है वो फाइनल हो जाएंगे। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। नेगी साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आवाज आपको मिल पा रही है? जी, तो बता दें कांग्रेस में क्या चल रहा है। मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड की कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। कांग्रेस में जो चल रहा है, पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पिछले 5 सालों में सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया और जिस प्रकार से जनता का समर्थन हम लोगों को मिल रहा था और चुनाव के बाद भी जिस प्रकार से बधाइयां मिल रही थी और जो पूरा एक माहौल था वो पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में था। और भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर गए थे कि हम उत्तराखंड में तो कतई नहीं आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो हम क्या पता आ जाएंगे पर उत्तराखंड में नहीं आ रहे हैं। और जब ये रिजल्ट आया तो ये हतप्रभ करने वाला निर्णय है। फिर भी जनता का निर्णय सिरोधार्य है और जो जिस पार्टी को जनादेश मिला है उस पार्टी को शुभकामनाएं अगले कार्यकाल के लिए कि वो जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और शुभकामनाएं तो बहुत समय से दे ही रहे हैं हम नेगी साहब, शुभकामनाएं तो बहुत लंबे समय से दे रहे हैं, जब से पार्टी जीती है तब से दे रहे हैं। लेकिन जरा कांग्रेस की बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। कांग्रेस में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लगातार जो आरोप लगते हैं कांग्रेस पर कि परिवारवाद की पार्टी है या फिर यूं कहें कि गुटबाजी कांग्रेस में है, वो अब बाहर निकलकर सामने आ रही है। अपने ही नेताओं पर इस तरीके के आरोप कोई जो नेता है वो कह रहे हैं कि एक की वजह से जो एक शख्स हरीश रावत जिन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है हार की, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं पार्टी में। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और हम लोग स्वयं के स्तर पर भी विधानसभा वाइज जो है समीक्षा कर रहे हैं। उन कारणों को ढूंढ रहे हैं कि ये कौन से ऐसे कारण थे जिससे कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी
पर जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें नहीं आई। ये कौन से कारण रहे और जनता में इतना उत्साह होने के बाद भी ये ये घटनाक्रम कैसे हुआ, तो इस पर जो है विचार किया जा रहा है विधानसभा वाइज। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी जो है प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो लोगों के साथ बैठेंगे विधानसभा वाइज, जो है देखेंगे कि किन किन कौन कौन से मुद्दे रहे, जो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं क्या उनमें कोई सच्चाई है, और इस प्रकार से जो है पूरा समीक्षा होगी। पहले प्रदेश स्तर पर होगी और फिर राष्ट्रीय स्तर पर होगी उसकी समीक्षा। ठीक है, पहले प्रदेश स्तर पर होगी और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होगी। लेकिन ये कारण क्या है, ये तो सब कुछ सामने दिख रहा है नेगी साहब, इन कारणों की जरूरत नहीं है पता लगाने की। मैं आपके पास दिनेश जी आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता नेगी साहब मौजूद हैं, उन्होंने ये बात कही कि हार के कारणों का पता तो लगा ही रहे हैं जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, लेकिन कारण क्या रहा, आप क्या कारण समझते हैं कांग्रेस की हार का? क्योंकि एक जो गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, और देखिए गुटबाजी अब भी खत्म नहीं हुई है, अब भी लगातार एक शख्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरा शख्स दूसरे पर आरोप लगा रखा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी भी नहीं थमा है। गुटबाजी जो कांग्रेस में होती है वो अभी तक नहीं थमी है। नमस्कार। बाकी रही कांग्रेस की गुटबाजी वाली बात, कांग्रेस की गुटबाजी तो हरीश रावत ने शुरू सही कर दी थी। हरीश रावत जी ने अपने ही प्रदेश के अंदर रहकर अपने ही प्रदेश के लोगों के साथ जो बंदल बाट और सीना छपी की, तो लोगों को बरगलाया और दूसरों को हारे हुए कैंडिडेट को सामने लेकर आए और जीते हुए कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दी। ये इनकी पूरी प्लानिंग पहले से ही मुझे लग रही थी। मैंने भी इनके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष जी को मैंने कम से कम 5 बार ये कहा कि आपके यहाँ जो गुटबाजी है, ये गुटबाजी आपको हराएगी, लेकिन उनके दिमाग में नहीं थी। एक को श्रीनगर के अंदर ये सबने चमचे को साथ लेकर गए कि नहीं कि इसको कैंडिडेट बनाऊंगा, जिसका कोई वजूद नहीं। पौड़ी के अंदर भी यही कहा जिन्होंने वजूद नहीं। मिस्टर रावत जो इनके हरीश रावत जी के खास राइट हैंड हुआ करते थे, उनके साथ भी इन्होंने बगावत की, जो बाद में उसका बाजा खुद को भुगतना पड़ा, खुद भी हारे। नंबर सबसे बड़ी जो कमी थी किशोर उपाध्याय, जो शुरू से कांग्रेस के अंदर रहे और आखिर तक कांग्रेस में रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर निष्कासित कर दिया और वो टिहरी के अंदर भाजपा की कैंडिडेट बने और जीत गए। अगर यही हरीश रावत अगर उसको कांग्रेस का कैंडिडेट बनाकर टिहरी से लड़ाते तो वो जीतते, इनकी सीट पक्की होती। हरेंद्र शर्मा सहजपुर से इनके हारने का कारण हरीश रावत और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो अपने आप को भी नहीं बचा पाए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उल्टा अपने कांग्रेस को इन्होंने उस जगह पे पहुंचा दिया जिस जगह पर आज यूकेडी भी नहीं है। अगर यूकेडी जितनी मेहनत करती जितने कांग्रेस ने की है, तो शायद उतनी सीटें यूकेडी अपनी उत्तराखंड के अंदर ले लेती। इन्होंने सबसे बड़ा जो हरीश रावत ने सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ गद्दारी की, वो की पंजाब के अंदर सिद्धू के साथ मिलकर चन्नी को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिससे कि क्या हुआ, खुद तो अपने सीट तो बचा नहीं पाए उत्तराखंड के अंदर 13 जिलों में, और जिस जिले से खड़े हुए वहां भी नहीं बचा पाए। और चन्नी जिसमें उन्होंने गरीब कहा, गरीब कहने के बाद वहां की कांग्रेस की भी मिट्टी खराब की हरीश रावत ने। इस सारे कांग्रेस को अगर डुबोने वाला अगर कोई इंसान है, हरीश रावत है, और इसके ऊपर अगर प्रतिरोध रावत लगा रहे हैं तो किसी वजह से सच्चाई भी होगी, क्योंकि रावत हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू को जिताने के लिए, एमएलए बनाने के लिए सीट मांगी। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को सिर्फ टिकट नहीं दी। अगर हरीश रावत ठीक है, मैं लौटूंगा त्रिखा जो आपके पास एक बार फिर से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को
हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। त्रिखा जी, आपके पास अब मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। कांग्रेस पर बात हमने कर ली है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की भी कुछ स्थिति इसी तरीके की है, क्योंकि खुद जब पुष्कर सिंह धामी है वो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, तो उसके बाद नए जो सीएम है उसकी तलाश उत्तराखंड में एक बार फिर से शुरू हो गई है और बंशीधर भगत को बुलाया गया है दिल्ली। बंशीधर भगत जी को दिल्ली बुलाया जरूर गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है 40 साल का, ये बताता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं पीएम मोदी साहब, हमारे मोदी साहब या तो धामी को चीफ मिनिस्टर बनाना पसंद करेंगे, अगर किसी हद तक नहीं तो ये बलौदी जी को बनाएंगे, क्योंकि बलौदी जी पिछले जिस वक्त तीरथ सिंह रावत जी को बनाया था उस वक्त भी वो डायरेक्टर थे। हो सकता है कि इस वक्त वो हारे हुए कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर न बनाकर बाहर से आदमी को चीफ मिनिस्टर बना के यहाँ पे किसी भी एमएलए से रिजल्ट कराकर उसको इलेक्शन लगा सकते हैं, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, अपना विश्लेषण है। चलिए ठीक है। धामी जी को एक बार फिर से कह रहे हैं बना सकते हैं रविंद्र जी, लेकिन बंशीधर भगत को बुलाया गया है। हालांकि कह रहे हैं त्रिखा साहब कह रहे हैं कि उनको नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनको किसी और वजह से दिल्ली बुलाया होगा, लेकिन अभी तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर सीएम धामी काम कर रहे हैं। तस्वीरें भी आज हमने देखी। बीजेपी में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति अब सामने आ रही है, क्योंकि कई दावेदार ऐसे हैं उत्तराखंड में जो सीएम पद के लिए सामने आ रहे हैं। रविंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुनिए, संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल नेगी साहब, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। कांग्रेस की स्थिति पर बताया त्रिखा जी ने कि कोई खास अब स्थिति नहीं है, और ये देखिए कंपैरिजन में आपके एक बार फिर से क्षेत्रीय पार्टी आ गई है। यूकेडी के भी उससे भी नीचे के स्तर पर आप जाने को है। एक राष्ट्रीय पार्टी, एक सबसे पुरानी पार्टी, आखिर कांग्रेस का हो क्या रहा है? और आरोप प्रत्यारोप भी इस तरीके के हैं। देखिए ना, आपके खुद के जो मंत्री नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप ही के प्रत्याशियों ने बीजेपी के प्रत्याशियों का जो है सहायता की है। इस तरीके की बातें हैं चुनावों में। देखिए मुस्कान जी, ये सब जांच का प्रश्न है और पार्टी चिंतन के माध्यम से ऐसे मामलों को जांच के माध्यम से ये मामले उजागर हो सकते हैं। और जहाँ तक केवल आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी चरम पर थी। अब आप ये देखिए ना कि जो धामी जी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हराने का काम किया, क्योंकि जो लोग मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में थे उन लोगों ने नहीं कहा कि धामी जी जीत कर आए, क्योंकि अगर धामी जी जीत कर आते तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये चिंतन मनन करने की बात न होती है, एक्सरसाइज करने की जरूरत न होती। धामी जी जो है, धामी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे तो धामी जी जो है मुख्यमंत्री बनते, तो आज ये जो सारी सुगबुगाहट है और तमाम जो ये बैठकों का दौर चल रहा है, तो ये केवल गुटबाजी है। और चुनाव के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये कहा था कि जो है हमारे खिलाफ जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने साजिश की है, उन्होंने हमारे खिलाफ काम किया है, और भी नेताओं ने, तमाम जो है बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाए थे, तो क्या उन आरोपों में सच्चाई नहीं थी? तो ये सब है। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस उत्तराखंड में कि छोटे से प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है देखने को मिलती है, और ये जो है उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है।
तो उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है, तो कांग्रेस में फिर क्यों गुटबाजी देखने को मिल रही है? कांग्रेस, और सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, कांग्रेस में तो हर जगह गुटबाजी है। जिस तरीके से दिनेश साहब ने कहा, और ये वाकई वाजिब सी बात है, हरीश रावत को आपने उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी तो यहाँ पर वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, और अगर आपने पंजाब की जिम्मेदारी दी तो वहां पर भी वो उन्होंने पार्टी का पूरे तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया। अब देखिए, ये तो हमारे हाईकमान को देखना है, वो जांच कराएंगे और देखेंगे कि किस व्यक्ति की वजह से, किस के कारण जो है कांग्रेस के जो है थोड़ा ये बुरे दिन आए हैं। तो इसलिए जो है ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है, हाईकमान का काम है कि वो इसको देखेंगे, और निश्चित तौर पर जो है CWC की जो बैठक हुई है, शुरुआत से कांग्रेस में बहुत समय से बुरे दिन चल रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन बस मंथन की कमी है, कोई मंथन नहीं कर रहा इस पर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रविंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। नेगी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन बीजेपी में भी गुटबाजी है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से आपके कुछ जो प्रत्याशी थे उन्होंने ये आरोप लगाए थे खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष पर, उनको कहा था उन पर कि वो जो प्रचार है अपना वो कर रहे हैं कि कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशियों को हो, कांग्रेस को वोट दिया जाए और उनके खिलाफ वो प्रचार कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आई थी। उसके बाद मदन कौशिक की ओर से ये भी बयान सामने, माफ कीजिएगा, महेंद्र भट्ट की ओर से ये भी बयान सामने आया था कि कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशी जो हैं उनके संपर्क में है, वो हमारे संपर्क में है, उनको हम अपनी पार्टी में ला सकते हैं। इस तरीके की बातें चुनावों से पहले बहुत उठी थी। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की लड़ाई है उसकी तुलना आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है तुलना करने की, वो खुद कह रहे हैं। मैं इनके प्रवक्ता को ही जवाब दे रहा हूं कि हमारी तुलना इनसे नहीं हो सकती है। कोई किसी व्यक्ति ने अगर कोई सवाल उठाया है तो उस सवाल को रखते हुए पार्टी ने उस पर अपनी कार्रवाई, अपने जो उसके इंटरनल जांच हो सकती है उसके लिए पार्टी हमेशा तैयार रहती है। लेकिन जहां तक रही बात कांग्रेस की, कि शुरू दिन से आपको ध्यान होगा जिस समय चुनाव की शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस भवन में किस कदर एक इनके प्रदेश के महामंत्री को इनके कार्यकर्ताओं ने पीटा था, वीडियो तक जारी आई थी उनकी, और वह रो रहे थे। ये शुरुआत तो वहीं से शुरू हो गई थी। और अभी रंजीत रावत जी ने जो इतना बड़ा खुलासा किया है कि लोगों से पैसे लिए टिकट देने के नाम पे, अब कितने पैसे किससे लिए, किस किस से काय बात के पैसे लिए, तो ये सारी चीजें तो आएंगी बाहर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे और इसमें इनके अंदर आप तुलना कोई करे तो वह सही है, कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो अपनी मेहनत पे और किए हुए अपने विकास कार्यों पे लोगों के बीच में जाता है। इनके पास था ही क्या बताने को। पिछले 2014 के बाद से लगातार चुनाव हारने वाली ये पार्टी बन चुकी है, और इनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा से जो है अपने को बचाता रहा है और दूसरे के गले डालता रहा है। अब इनकी तुलना हमारे साथ कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकती, ये कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अनुशासित संगठन है जिसका प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि उसको मेहनत करने में क्यों आसानी पड़ती है, मैं इसकी एक चीज आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि हमारे जो सरकारें हैं वो कार्य को डिलीवर करती हैं, लोगों के बीच में विकास कार्य को दिखाती हैं और लोग भी उसका अनुभव करते हैं। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में जाता है, अपनी बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दो, तो लोग समझते हैं। अब इनकी बात को कौन समझ रहा है? इनकी तो लड़ाइयां ही बची रहती है। पहले टिकट को लेके 3-3 अध्यक्ष बना दिए, 150 से ऊपर महासचिव हैं। बताओ कार्यकर्ता है कहां? इनके पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से 150-55 तो महासचिव हैं। नेगी साहब जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, मुझे दिनेश जी के पास भी जाना है। हाँ, मुस्कान जी, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि इनकी पार्टी का कांग्रेस की जो गुटबाजी है हमारी गुटबाजी से अलग है,
और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है आरोप हमारे में। लगाने वालों की जांच हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि संजय गुप्ता के आरोप सही थे? अगर सही थे तो मदन कौशिक जी पर क्या कार्रवाई हुई? और अगर संजय गुप्ता जी ने आरोप गलत लगाए तो संजय गुप्ता जी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये इनको बताना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी विद द डिफरेंस है, अपने को बहुत ज्यादा सुपीरियर कहते हैं और बिल्कुल अनुशासित पार्टी कहते हैं। ये एक तो ये है। दूसरा, इनके जो पिछला कार्यकाल था, प्रणव चैंपियन और एक इनके दूसरे विधायक किस प्रकार से जो है नोरा कुश्ती करते थे, किस प्रकार से वो उनका एक अनुशासन जो है सामने आता था, ये पूरी पार्टी ने देखा है। ठीक है नेगी साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह चल रही है और बीजेपी में मंथन जारी है, इसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आप अपनी बात पूरी करें और थोड़ा जल्दी करें, मुझे दिनेश जी के पास भेजना है। माफ कीजिएगा नेगी जी। मुस्कान जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि हम लोग विकास कार्यों के आधार पर और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जो है हम सत्ता में आए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री से लेके से जो सांप्रदायिक बातें करते हैं आप केवल और केवल सांप्रदायिक आपने चुनाव के दौरान इस पे ना नहीं करी थी और इस प्रकार से सत्ता में आते हैं। और जहां तक आपके नेताओं की बात है, तो आपके प्रदेश कार्यालय में महिला का किस प्रकार से शोषण होता है, ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। तो आप ये सब देख रही है जनता, परंतु आप केवल और केवल जो है लोगों को गुमराह करके सांप्रदायिक आधार पर जो है उनकी भावनाओं को भड़का करके केवल और केवल सत्ता में आ रहे हैं। आपने कभी नहीं कहा कि प्रदेश में हमने 5 साल में कितने रोजगार दिए, आपने जो है महंगाई कितनी कम की, महंगाई के बारे में आप कुछ नहीं बोलते। आप जो है पलायन के बारे में आपने कुछ नहीं किया। जो जंगली जानवरों से लोगों की फसलों को नुकसान हो रहा है, बंदर घरों पर अटैक कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये विकास का जो आपका मॉडल है, और आज जो है कोरोना काल में जो राशन देते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाते हैं। ठीक है, घूम फिर कर फिर से वही मुद्दे, फिर से घूम फिर कर फिर से वही मुद्दे नेगी साहब, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाते हैं। हर बार डिबेट में इसी तरीके के मुद्दे उठते हैं। ये राशन, ये फोटो, ये कब तक ये मुद्दे उठते रहेंगे? जरा अपनी भी बात करने। चुनाव में कहा है जनता ने नकार दिया। मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल दोनों की बातें आपने सुनी, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही है कि अभी तक एक बार फिर से कोरोना काल का मुद्दा उठा, विकास का मुद्दा उठाए, बहुत अच्छी बात है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घूम फिर कर वही 2-4 मुद्दे कांग्रेस के पास है इस समय। मैं लौट रही हूँ नेगी साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दिनेश जी, मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। ठीक है दिनेश जी। कहने का मतलब यह है मुस्कान जी, नेगी जी और विजेंद्र जी एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं, वो भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए। मेन मुद्दा जो ये है कि कांग्रेस के अंदर जो मंथन होना चाहिए कि ये आपके अंदर इतनी गुटबाजी क्यों है। सबसे पहले तो जब से की अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस पर प्रदेश पद से, इसी तरीके से हरीश चंद्र जी को, हरीश रावत जी को अपने आप भी नैतिकता के आधार पर अपनी हार मानते हुए रिजाइन कर देना चाहिए और पूरी कार्यकारिणी को उत्तराखंड की भंग कर देनी चाहिए और नए सिरे से नई कार्यकारिणी बनाई जाए और नए सिलसिले आगे बढ़े ताकि वो पार्टी को मजबूत करे, ना कि एक के दूसरे के ऊपर दोष प्रतिदोष लगाते रहे, जैसे कि अभी नई जी और विजेंद्र जी लगा रहे थे। ये मुद्दे 14 से चल रहे हैं, आज तो चल रहा 22।
भाई एक ही चल रहे हैं कि कोरोना देखा, फोटो छापी, उसके टाइम ये किया, उसके टाइम ये किया। जिसका राज होता है, जिसका काज होता है, वो अपने तरीके से अपने ढंग से काम करता है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो इंदिरा सरकार हो या सोनिया गांधी सरकार हो, हर तरीके से चलती है। लेकिन इस वक्त मुद्दा सिर्फ ये है कि उत्तराखंड के अंदर अगर हार का कारण है तो हरीश रावत जी है, हरक सिंह रावत जी है, अध्यक्ष जी है और रणवीर सिंह रावत जी है। ये 4 आदमियों के अलावा उत्तराखंड के अंदर हार का कारण कोई नहीं बन सकता। और पंजाब के अंदर भी अगर हार का कारण हम माने जाए तो हरीश रावत जी और सिद्धू जी के अलावा कोई नहीं बन सकता। यही मेरा कहना है कि इन लोगों को नेतृत्व के आधार पर कांग्रेस से रिजाइन कर नई कार्यकारिणी का गठन करे और नए तरीके से पार्टी को उठाने की कोशिश करे। एक दूसरे के ऊपर दोष प्रतिरोध लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला और उससे नुकसान नहीं। ठीक है, चलिए नेगी साहब, ये भी देखिए 40 साल का एक्सपीरियंस है पत्रकार साहब को, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और उन्होंने बहुत सटीक तरीके से आपको बता दिया है कि आखिर किस तरीके से क्या कमियां रही है कांग्रेस की इन चुनावों में। तो जरा देख लीजिए, इस पर मंथन कर लीजिए, क्योंकि बार बार हम तो लगातार कहते रहते हैं, मंथन होता नहीं है इस पर। रविंद्र जी, फिलहाल मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, ये इनके इंटरनल मामला है कि ये मंथन कितना ज्यादा करते हैं, कितना कम करते हैं। वैसे अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली में इनकी एक राष्ट्रीय की अपनी टीम की जो बैठक हुई, जिसमें हाँ CWC की मीटिंग, उसमें आधे घंटे में मीटिंग का समापन भी हो गया। उसमें जो है बाद में सिर्फ ये कह के टाल दिया गया कि नहीं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आपके अलावा हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप ही सब कुछ है, परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है। वैसे मेरा कोई बोलने का हक नहीं है, क्योंकि जब ये प्रश्न आता है तो इसके जवाब तो बनते ही हैं। तो इनकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वह केंद्रीय नेतृत्व को किस तरीके से जो है संगठित करके एक सशक्त मजबूत एक व्यक्ति ऐसा आए जो कहीं कांग्रेस में जान फूंक सके। अब इन परिवार से चलने वाली नहीं है कांग्रेस कि परिवार का ही व्यक्ति जो है पूरी कांग्रेस को चलाएगा। ये खाली क्षेत्रपों को कि एक प्रदेश के अध्यक्ष को हटा दिया, उस प्रदेश के अध्यक्ष को हटा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये मेरी अपनी एक राय है, वैसे मानेंगे तो है नहीं। तो बाकी इनको शुभकामनाएं हमारी तो कि आगे हमारे लिए तो राहुल गांधी, क्योंकि हमारी तरफ से ही बैटिंग करते हैं और बार बार ये तो अपनी पार्टी में शामिल ही करवा ले, फिर उन्हें अगर आपकी तरफ से बैटिंग करते हैं तो करवा क्यों नहीं लेते? नहीं शामिल है वो हमारी तरफ, इतना भी हमारा वो नहीं हुआ है कि हम उन्हें अपने पास ले आए। हाँ, तो बस फिर आरोप मत लगाइएगा ना उन पर, अगर आप ही की पार्टी में शामिल है तो आरोप मत लगाइए फिर उन पर। नेगी साहब, नहीं आरोप नहीं लगा रहे, वो तो हमारे लिए फायदेमंद चीज है। नेगी साहब, जरा इस पर भी गौर कर लीजिएगा। नहीं, निश्चित तौर पर ये समय गौर करने का है और कांग्रेस पार्टी जो है इस पर गौर भी कर रही है। नहीं कर रही है ना पार्टी, दिक्कत तो यही है। नहीं, देखिए मुस्कान जी, अब हो सकता है कि आपके अनुसार ना कर रही हो, मेरे अनुसार नहीं कर रही हो, दूसरे के अनुसार नहीं कर रही हो। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि विचार नहीं कर रही है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी 2 राज्य में रह गई, 2 राज्य में कब तक ये राग अलापते रहेंगे साहब? कब तक ये राग अलापते रहेंगे? आप बहुत पुरानी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी के समय भी कहीं नहीं थे। आपकी पार्टी आजादी के समय भी कहीं नहीं थी, 80 से पहले भी कहीं नहीं थी। आप अभी आजादी के समय में जी रहे हैं क्या नेगी साहब? आप देखिए, इतिहास तो देखना पड़ेगा। अगर मैं अपने पिताजी को कहूं कि मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया तो मैं समझता हूं कि नालायक संतान होती है वो। तो हमारा कहना यह है कि जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार टारगेट किया जाता है, उस परिवार के जो योगदान है देश में, आजादी से लेकर देश को के पुनर्निर्माण तक का, उन जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी है, उस परिवार को आज टारगेट किया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात सही है जो है समय समय पर कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक कांग्रेस के
हमारी सरकारें रही है, ऐसा नहीं है। ये समय समय की बात है, कभी कभी समय भी बलवान होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो इतना इतरा रही है, तो इतराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अभी 7 साल हुए हैं आपको केंद्र की सत्ता में, जब तक मोदी जी आए हैं 6 साल आप जो है वाजपेयी जी के नेतृत्व में रहे हैं, तो इतना इतराने की जरूरत नहीं है। जो है जनता धीरे धीरे करके समझ रही है। साहब, आपका समय तो बहुत लंबे समय से बगावत कर रहा है आपसे, जरा संभाल लीजिए, इस समय को थाम लीजिए, मंथन कर लीजिए तो हाथ में आ जाए। आपका सुझाव जो है अनुकरणीय है, माननीय है, और निश्चित तौर पर आपके सुझाव जो है अच्छे हैं, क्योंकि देश में केवल सत्ता पाना ही जो है राजनीतिक दलों का मंतव्य नहीं होना चाहिए, सेवा भाव भी है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। और इस देश में क्योंकि अगर गाड़ी में एक्सीलेटर हो और ब्रेक न हो तो गाड़ी जो है एक्सीडेंट कर जाएगी। इसलिए जो है देश के हित में, प्रजातंत्र के हित में, लोकतंत्र के हित में मजबूत विपक्ष होना भी आवश्यक है। चलिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है नेगी साहब ने, दिनेश जी। ठीक है दिनेश जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है नेगी साहब ने कि गाड़ी में अगर सिर्फ एक्सीलरेटर हो तो अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन इस समय तो राजनीति की ब्रेक फेल होती जा रही है, मुझे लगता है। नहीं, ऐसा है मैडम मुस्कान जी, जैसे कि ये राहुल के ऊपर या सोनिया के ऊपर या परिवारवाद की बात करते हैं भाजपा सरकार, इनसे ये सवाल किया जाए कि अध्यक्ष जी और अडवाणी जी को आपने क्यों साइलेंस पे रखा हुआ है? क्या वो भाजपा के परिवार के आदमी नहीं है? क्या उनसे आपकी राय मशुरा नहीं होता? खाली एक ही आदमी राय मशुरा देने वाला है जो पीएम साहब है हमारे नरेंद्र साहब। 7 साल की सरकार के अंदर ही सरकार से एक सवाल पूछ लीजिए कि 7 साल के अंदर इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो जनता के हित के लिए है, सिवा राम मंदिर के अलावा। दूसरों पर इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, ये नहीं सोचते कि 4 उंगली मेरी तरफ भी निकल रही है, एक उंगली अगर की तरफ जा रही है। तो भाजपा को सत्ता मिली हुई है, सत्ता से मगरूर है, इसीलिए जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, चाहे वो भाजपा काम अच्छा करे या ना करे। चाहते हैं कि काम अच्छा हो। इस पीरियड के 5 साल के अंदर आप की मंत्री बदलते हो, क्या अच्छा काम है? क्या उसके अंदर बगावत नहीं है? बात यह है कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, अगर उसके साथ पास इस वक्त पार्टी में अच्छे नेता नहीं दिखाई दे रहे उनको, या अच्छा वर्कर नहीं दिखाई दे रहे उनको, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टी बिल्कुल खत्म होती है, पार्टी बेकार है। ये बात बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, अपना भेदभाव मिटाएं, अपने एकजुट होकर काम करें, तो इससे बड़ी उससे मजबूत पार्टी नहीं है। 7 साल के अंदर अगर पार्टी अगर उठी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसने 70 साल का जो काम किए हुए हैं वो सब बेकार है। वर्क जो होता है वो इंसान से होता है, उनके एकता से होता है। मुट्ठी से बंद होती है तो अच्छी लगती है, जब मुट्ठी खुल जाती है तो खराब हो जाती है। वही हमारे भाजपा के हरीश रावत जी की कमी से हुआ है, तो हरीश रावत को तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए या रिजाइन देना। ठीक है, ये बात आपकी वाजिब है दिनेश जी की एक पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और हम भी मानते हैं और हम तो खुद चाहते हैं कि देश में इस समय देश को एक बहुत बेहतर विकल्प की जरूरत है, क्योंकि देखिए अभी तो देश के पास कोई विकल्प के तौर पर नजर ही नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस खुद को इतनी मजबूत कर ले, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई अच्छे नेता नहीं है, बहुत अच्छे नेता कांग्रेस में है, बस कांग्रेस को तराशने की जरूरत है। तलाशने की जरूरत है, मैं आपकी बात में एग्री करता हूँ, और इनको मंथन करना चाहिए, भाई कमान को भी करना चाहिए और लोकल भी। बिल्कुल ठीक है। चलिए रविंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे सवाल पूछा है दिनेश जी ने, जरा उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, और कहीं से भी कहीं तक किसी अहंकार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता और नेता के पास नहीं है। जहां तक बात परिवार के बारे में माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना 370 को लेके देखा हो, या अटल जी का सपना वो नॉर्थ ईस्ट को एक सूत्र में बांधने का हो, तो वो हमने अपने परिवार के उन लोगों को सम्मान में कहीं से कहीं तक चूक नहीं की है, ना ही उनके सपनों के लिए चूक की है,
जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान तक दिए हैं, वो 370 हटाने का चाहे सिलसिला हो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में आज विकास की बयार हो, तो ये अटल जी का सपना था। तो हम अपने जो परिवार के वरिष्ठ लोग हैं उनके सलाह के, उनके निर्देशों का अनुपालन सदैव करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जहां तक बात है कि कांग्रेस के ऊपर आज बहुत पुरानी पार्टी हो गई है, उसके ऊपर आरोप न लगाया जाए या किसी प्रकार का वो संगठन के कमजोर पड़ गई है, तो ये संगठन कमजोर हमने नहीं किया है, ना हमने इनके कोई लोगों को पकड़ के बंधक बना लिया। ये कमजोर अपनी नीतियों के लिए, अपने गलत फैसलों के लिए देश में लगातार लोगों के बीच में कोई अच्छा कार्य ना गिनवाने की वजह से आज इस हाशिए पे पहुंच चुकी है। और इसका दोष किसी भी सूरत में विपक्ष, मैं तो कहूंगा कि किसी और अन्य विपक्ष को भी नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस सदैव, आप अगर इनके कांग्रेस के इतिहास के बारे में देखेंगे तो सदैव ये टूटती चली आई पार्टी है। आज देश में जितनी भी अन्य पार्टियां बनी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से टूट के बनी है। तो कांग्रेस का सिलसिला एक बहुत पुराने दशक से शुरू हो गया था, इसके कमजोर होने का सिलसिला। इसके जो अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता होते थे वो सदैव टूटते गए, इनसे अलग होते गए। तो ये सिलसिला आज अगर हम इस बात को लेकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा भी कांग्रेस ने हमें करने के लिए मजबूर किया है, नहीं तो हमें क्या पड़ी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। कांग्रेस अपना जैसे मर्जी संगठन चलाए, चलता है चले, नहीं चलता ना चले। लेकिन जब आपने हमें चैनल पे बुलाया, हमसे इस चीज का प्रश्न किया, तो इसका सवाल तो जवाब जब हमसे मांगा है तो हम किस रूप में दे रहे हैं, ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। इनके खुद ही G23 के बहुत वरिष्ठ नेता लगातार इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी दिनेश जी के सवाल पर, क्योंकि उन्होंने सवाल आपसे जो किया था आपने नाम बता दिया, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी का पूछा था उन्होंने, उस पर कोई जवाब नहीं दिया आपने। एक्चुअली क्या है ना कि लालकृष्ण जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सारी चीजें मार्गदर्शक मंडल में है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको सारी चीजों से अवगत कराते हैं, उनकी सलाह के लेके आगे के कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं लालकृष्ण आडवाणी जी ने आपसे कहा। अरे रविंदर जी सब देख रहे हैं, लोग दुनिया देख रही है कि कैसा सम्मान दे रहे हैं, कैसा उनसे सलाह मशुरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दिनेश जी का सवाल था, उनसे मैं उनके पास मैं जाना चाहूंगी। ठीक है नेगी साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला क्या? हमें तो शायद कोई संतुष्ट जवाब मिला नहीं है अभी तक। मैं संतुष्ट जवाब नहीं किया और नए वीरेंद्र जी को पूरी जानकारी है। मैं आपको बस बताता हूँ, अगर वीरेंद्र जी को पूरी जानकारी होती वो अटल जी के बारे में भी शपथ गेम से बताते और आडवाणी जी के बारे में बताते। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अटल जी जिस वक्त बीमार थे, अटल जी जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे, भाजपा का कौन सा नेता उनको मिलने के लिए गया, कौन सा नेता उनसे शपथ पूछने के लिए गया? अगर उनकी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त आपने अच्छा खासा जो जुलूस निकाल के आपने उनको निकाल के ले गए, अस्थि उठा के ले गए और जमुना किनारे जाकर उनको उनका दाह संस्कार किया, आपने वो काम अच्छा किया, ठीक है, आपकी तारीफ करते हैं हम आपकी। लेकिन अटल जी जब तक तो बिस्तरे पर रहे, जब तक बीमार रहे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, क्योंकि उन दिनों में दिल्ली नहीं था, वो दिल्ली नहीं तो जाना में देखता भी था। नंबर दूसरी बात, आडवाणी जी को साइड पास क्यों किया? उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है राम जन्मभूमि का। बाबरी मस्जिद उन्होंने तोड़ी, इसीलिए उनको कोई पद नहीं दिया गया, उनको साइड अप कर दिया गया। अगर ऐसी बात थी तो राम के नाम के ऊपर तुमने राम जन्मभूमि के ऊपर इतना बड़ा बवंडर करके हिंदुस्तान में हिंदुत्व का पूरा आंदोलन चला दिया। हिंदुत्व क्या हिंदुत्व क्या? ठीक है दिनेश जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। चर्चा की शुरुआत आप तीनों से एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तो चलिए दिनेश जी की बातें आपने एक बार फिर से सुन ली होगी रविंद्र जी, और उन पर जरा जवाब दे दें, क्योंकि पूरा क्या जवाब होना चाहिए वो तो उन्होंने बता ही दिया, जरा आप अपनी सफाई दे दें बस। सफाई इसमें देने की मुझे वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने सवाल उठाया कि अटल जी जिस समय बीमार थे उन्हें देखने कोई नहीं जाता था। तो मुझे लगता है कि बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने शायद देखने की कोशिश ही नहीं करी। लगातार कई बार पेपरों में और पेपरों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो चाहे राजनाथ सिंह जी हो, समय समय पे उनका हालचाल पूछने जाया करते थे। क्योंकि लास्ट के समय में क्योंकि ये डिबेट इस विषय पे नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसी बात को कह के अपनी बात को रखूंगा। और जहां तक बात रखी आडवाणी जी के बारे में, तो मैं एक बात कहूंगा कि 90 और 93 के दशक में जिस तरीके से राम जन्मभूमि का आंदोलन माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपने कंधे पे लिया था और देश भर में जो यात्राएं निकाली थी, जिसके उस समय संयोजक, यात्रा के संयोजक आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो कहीं ना कहीं आडवाणी जी और मोदी जी के बीच में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, जो इतनी सफल यात्रा, क्योंकि उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार लोगों के बीच में समझ आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। और आडवाणी जी के सपने को, आडवाणी जी ने जो सपना देखा था और साक्षात उस सपने को साकार होता हुआ आज वे देख रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आडवाणी जी जो है इस बात को लेकर प्रसन्न होंगे कि जो राम जन्मभूमि का इतना बरसों पुराना जो मसला था, आज इस सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उसे हल करने में कहीं ना कहीं हम सफल हुए हैं। और आज एक भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास में और पूरे दुनिया में ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर शायद ही कहीं होगा जिसका निर्माण आज इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। चलिए ठीक है, अब वापस एक बार उत्तराखंड पर एक बार फिर से आ जाते हैं, क्योंकि ये इसी सवाल से जो आपने जवाब दिया, आपने कहा कि उनको बहुत गर्व होगा कि इतना पुराना मुद्दा बीजेपी के कार्यकाल में सुलझा। आपने इतना पुराना मुद्दा बीजेपी के कार्यकाल में सुलझा लिया, लेकिन कुछ ही समय पुराने मुद्दे उत्तराखंड के हैं, उन पर आपका ध्यान भी नहीं गया। नेगी साहब देखिए मुस्कान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिस प्रकार से सफाई दे रहे हैं, आखिर पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर लाने में जो भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष थे अटल आडवाणी और उनके साथ में मुरली मनोहर जोशी जी, आज वो सब नेपथ्य में हैं। और चूंकि वाजपेयी जी जब शरीर में थे तो उनसे जो है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को राजधर्म का पालन करने के लिए नसीहत दी थी, तो इससे जो है ये कभी जो है उनके जीवन काल में उनसे नहीं मिले, कभी सहानुभूति नहीं रही। हाँ, इतना जरूर है कि जब वो उनका शरीर छूट गया तो अस्थियां जो है पूरे कलशों में भर भर के, लोटों में भर भर के, पूरे वोटों की खातिर, सहानुभूति के लिए, अटल जी की सहानुभूति को बटोरने के लिए इन्होंने काम किया। आज आडवाणी जी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनको हटाने की पूरी, मोदी जी को हटाने की पूरी तैयारी थी, तो आडवाणी जी जो है उस समय उनके जो है ढाल बनकर खड़े हो गए। और उसी का परिणाम है कि आज आडवाणी जी जो है नेपथ्य में है। और उनसे जहां तक सलाह मशवरा की बात है, वो तो अब ये जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी है केवल, और बाकी तो इन्होंने सब ऐसे कर रखा है। और जहां तक प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है, ये कांग्रेस को कमजोर करने की बात करते हैं। मैं तो चुनौती देना चाहता हूं उनको, केंद्रीय नेतृत्व को भी और इनके प्रदेश नेतृत्व को भी। अगर आप में दम है तो जितने कांग्रेस गोत्र के लोग हैं, आपने कांग्रेस की सरकारों को तोड़ तोड़ करके, लोकतंत्र का गला घोंट घोंट करके आज पूरे देश में जो है सत्ता के दम पर, पैसे के दम पर आप जो है कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और अपनी सरकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अगर दम हो तुम में तो कांग्रेस गोत्र के लोगों को बाहर करके अपने जो आपके आरएसएस का गोत्र था वहां से कार्यकर्ताओं को पैदा करते तो मैं जानता, पर आप में नहीं है। आप दूसरे के गोत्रों को इकट्ठा कर करके कहां का ईंट कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुड़मा जोड़ा। और आज जो है आप सत्ता के बल पर, पैसे के बल पर जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और अपने ही पार्टी के लोगों को साइडलाइन करने का जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जो है इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है।
लेकिन एक बार फिर से सवाल तो एक बार फिर से उठा, आखिर कांग्रेस के जो नेता है दिग्गज, उनमें क्यों, क्या कारण है उनका वो पार्टी को छोड़कर जाता है? पार्टी तो इस पर भी मंथन नहीं कर रही है। और एक बात और, जब बड़े बड़े नेता छोड़कर जाते हैं ना पार्टी, उसके बाद ये बात आती है कि कोई बात नहीं, उनको नेता तो हमने ही बनाया था, देख लेंगे वो वहां जाकर क्या करेंगे। आपके बड़े नेता अगर पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो आप उन्हें मनाकर ले आइए ना, दिक्कत कहाँ है? निश्चित तौर पर मुस्कान जी, कुछ लोग हवा के साथ साथ सुविधाजनक राजनीति करने वाले लोग, जो जिनका संघर्षों से नाता नहीं रहा है, वो सुविधा भोगी लोग आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश में आर्गुमेंट है आधार पर और दूसरे तरीकों के आधार पर सत्ता में आ रही है, तो इसलिए जो है वो बहती हुई नदी में जो है बह रहे हैं। तो जो तैरने वाले लोग हैं वो तो विपरीत परिस्थिति में तैरते हैं। और आज देश में कांग्रेस की स्थिति निश्चित तौर पर कमजोर है, और जो कांग्रेस के साथ बना हुआ है, जो संघर्षों के साथ बना हुआ है, जो लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए जो खड़ा है, वही मैं समझता हूं कि असली कांग्रेसी है। चलिए ठीक है दिनेश जी। हाँ जी, ऐसा है जैसा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से भाजपा ने, नेगी जी ने कहा कि भालू का कुलवा जोड़ा, उन्होंने अपना सम्राट बना दिया, ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस की फितरत भी नहीं। मुस्कान जी, मैं आपको छोटी सी बात को बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। जिस वक्त भाजपा सरकार 2014 के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को छोड़कर एक नया प्रोटोकॉल तैयार कर दिया। क्या आज तक कभी भी किसी ने सन 14 से पहले, क्या अपोजिशन में अच्छे थे, क्या अडवाणी जी थे, उनको सुनने के लिए कांग्रेसी गाया करते थे, लोग गाया करती थी, क्योंकि वो बात समय की किया करते थे, ठंड की बात करते थे। मोदी जी ने मंच के ऊपर बैठते ही सबसे पहले उन्होंने सोनिया के ऊपर लाठे लगाए, राहुल के ऊपर लाठे लगाए। क्या ये राजनीति थी? इसको राजनीति कहते हैं? या अपना कुर्सी छीनने का अधिकार मांग रहे थे उनसे? लेकिन छोड़िए, वो चीजें बीत चुकी, नहीं होनी चाहिए। आज तो जो चीज की सोगत है वो चीज सही है, सोगत कि आज तो कहते हैं अडवाणी जी को पूछते हैं, जोशी जी को पूछते हैं। हमने किसी भी मंच के ऊपर पिछले 7 साल के अंदर ना अडवाणी जी को देखा, ना जोशी जी को देखा, तो अमित शाह को देखा, नरेंद्र मोदी जी को देखा। राजनाथ सिंह जी कांग्रेसी होने के बावजूद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। आज वो भाजपा के सबसे सीनियर लीडर माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी सीनियर लीडर है, लेकिन उनको भी पूछा नहीं जाता, उनसे भी कुछ सलाह नहीं दी जाती। ये विशेष सूत्रों से जो हमें ज्ञात होता है। बाकी ठीक है, आज उनकी ये तो कहते हैं ना कि चमड़े का किस्सा चल रहा है, आज उनका किस्सा चल रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और उस हिसाब से काम करते चले। ठीक है दिनेश जी, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मुद्दा कांग्रेस का था, और कांग्रेस को एक बार फिर से यही बात कहने की जरूरत है, कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। और लगातार जिस तरीके से दिनेश जी ने कहा कि उत्तराखंड में अगर जो पूरी कार्यकारिणी है उसको भंग करके नई कार्यकारिणी को बनाया जाए तो शायद एक बार फिर से कांग्रेस जीवित हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।